एक इन्वर्टर पे ये दोनों हाउ दिया जाए बस। हाँ जी, 2 मिनट रुक जाओ भाई, 2 मिनट। प्रोजेक्टर चलाओ इस। मौसम कैसा है बाहर? मौसम तो अच्छा है भाई। ये प्रोजेक्टर फिर बंद हो गया। लाइट आ गई क्या? हैं? चालू ही नहीं हो पा रहा है। 2 मिनट भैया रुक जाओ, आज लेट हो गई थोड़ी सी। गुड इवनिंग भैया सबको। अमित कुमार लाइव नहीं हो रहा क्या? लाइव तो हो गया है। सबको गुड इवनिंग। अच्छा देखो, कंपाउंड इंटरेस्ट तो खत्म ही हो जाना चाहिए था एक्चुअल में, लेकिन हम लोगों ने कुछ क्लासेस में 5-10 मिनट कम कर दिए, जिसके वजह से 2-4-5 क्वेश्चन बच चुके हैं। ठीक है, तो हम ऐसा करते हैं, वो 2-4-5 क्वेश्चन आपको पहले बता लेते हैं, उसके बाद आपको सिंपल इंटरेस्ट पढ़ाएंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर कहाँ तक करवाया? 97। क्वेश्चन नंबर 98 लगा दीजिए एक बार। क्वेश्चन नंबर 98। क्वेश्चन नंबर 98 को देखो एक बार। क्वेश्चन नंबर क्या तरीका है? भाई 2 मिनट रुक जा भाई।
देखो ये 7-8 मिनट हो गए। क्वेश्चन नंबर 98 को एक बार देखिए आप, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 98 को देखो। क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे लग चुके हैं। एक बार मैं क्वेश्चन को समझाता हूँ। कृष्णा ने गोलू को 40,000 रुपए के कुछ भाग 20% चक्रवृद्धि ब्याज की दर से और शेष भाग को 22% प्रति वर्ष के साधारण ब्याज की दर से उधार दिया। 3 साल के अंत में उन्हें दोनों से कुल 67,522 रुपए मिले। तो बीमल को दिया गया उधार ज्ञात कीजिए। एक बार मैं समझा दूं आपको। ये देखो 40,000 रुपए है टोटल, है ना। अब इसके कुछ भाग को गोलू को दिया इसने, तो ऐसे कुछ भाग मैंने यहाँ पे लिख दिया कि भाई इसको गोलू को दिया गया, ठीक है, कुछ भाग। और कुछ भाग जो है वो बीमल को दिया गया, ठीक है। कुछ भाग गोलू को दिया गया है और कुछ भाग बीमल को दिया गया। अब हम ये नहीं जानते, है ना, अब हम इस बात को नहीं जानते कि कितना कितना पैसा दिया गया है, लेकिन हम बस इतना ही जानते हैं कि कुछ भाग गोलू को दिया है प्रतिशत चक्रवृद्धि ब्याज की दर से और शेष भाग को दिया है 22% के हिसाब से बीमल को। तो साधारण ब्याज में तो कुछ है ज़्यादा प्रॉब्लम है नहीं। अगर 22% के हिसाब से 3 साल के लिए दिया होगा तो इसका मतलब बीमल को जितना पैसा दिया गया होगा उससे हमें 66% मिलेगा। काहे कि ये तो साधारण ब्याज, सही है ना, कि ये तो साधारण ब्याज है। तो साधारण ब्याज है, इसका मतलब ये माना जाएगा कि भाई 22 दिया 66% पैसे बीमल देंगे ब्याज के रूप में। सर इसको ठीक करो ना सर। भैया 2 मिनट रुक जा भैया। हमारे जो जहां से मैं लाइव हो रहा हूं, हमारे जो सांसद महोदय हैं वो ऊर्जा मंत्री हैं, है ना, लेकिन वो सीनियर मोस्ट आईएएस ऑफिसर हैं और वो चुनाव जीतने के बाद 4.5 साल कम से कम हमारे क्षेत्र नहीं आते और 6 महीने के लिए आते हैं। और 6 महीने, क्योंकि वो तो जानते हैं ना कि भाई यहाँ पे बिहार यूपी में जो वोटिंग होगी वो जाति के आधार पे होगी, वो विकास के आधार पे तो होगी नहीं। वहाँ जय श्री राम इस तरह के नारे वोट के लिए ज़्यादा प्रभावित करते हैं, है ना। और ये पब्लिक जो है वो काफ़ी परेशान होती है, काफ़ी परेशान, लेकिन फिर वो 6 महीने में सारी बातों को भूल जाते हैं और भूल के फिर वो जय श्री राम के नाम पे तो वोटिंग कर देते हैं। तो इसकी स्थिति ये होती है कि हम लोगों को पूछने वाला कोई नहीं होता, कोई नहीं, है ना। ये गॉड चला रहा इस जगह को। तभी तो आप देखेंगे कि साहब लाखों की मात्रा में मजदूर पैदल को आए हैं,
जहाँ पे जाके वो जिस जगह को सुदृढ़ बना रहे थे, दिल्ली, बॉम्बे, है ना, इनके चलते ये छटा होती थी, वो छटा भी खत्म हो जाती है। वो गवर्नमेंट भी नहीं पूछती सर हम लोगों को, क्योंकि हमने कभी भी आज तक ऐसा नहीं करा कि रोजगार के नाम पे वोट दिया हो, है ना। तो निश्चित रूप से हमें काफ़ी दिक्कत होती है और आपको भी दिक्कत हुई आज, है ना। लेकिन अब शुरू करते हैं क्लासेस को। देखो 40,000 टोटल रुपए हैं, ध्यान रखना, है ना। क्वेश्चन काफ़ी कैलकुलेटिव हो सकता है। 40,000 रुपए, इसमें से कुछ पैसा गोलू को दिया गया है 20% कंपाउंड इंटरेस्ट पे, तो 3 साल के लिए दिया गया है। तो 20% अगर कंपाउंड इंटरेस्ट है 3 साल का, तो आप 20% और 20% को 3 साल के लिए कर सकते हैं। पॉइंट के बाद 2 पेयर हो जाते हैं। अगर इसका आप क्यूब करेंगे तो 20 का क्यूब होता 8,000, तो 8,000 बोले तो 2 जीरो लगा दिया और 80 को कैरी ऑन कर लिया इस साइड के लिए। ये 80 है, शायद आपको छोटा दिख रहा होगा, लेकिन मैं बोल रहा हूं तो आपको समझ में आ रहा है ना। और इसका स्क्वायर करके हमने 3 गुना कर दिया, तो 20 का स्क्वायर करके अगर 3 गुना करोगे तो 20 का स्क्वायर होता है 400 और 4 तिया 1200 हो गया। तो 1200 ये वाला हो गया और 80 यहां से कैरी किया है तो 1280 हो गया। मतलब ये 1280 को मैंने 80 लिख लिया और 12 को कैरी ऑन कर लिया इस साइड के लिए। 20 20 60 40 20 60 और 60 12 कितना हो गया, 72.8% हो गया। शायद आप मेरी बातों को समझ पा रहे हैं। अगर कंपाउंड इंटरेस्ट आपने पढ़ा हुआ है तो आप ये बात तो समझ पाएंगे कि 20% के हिसाब से 72.8% होंगे। तो मैंने ये लिख लिया कि गोलू को पैसा देना होगा कितना, 72.8% ब्याज देना होगा। ठीक है, 72.8% गोलू को ब्याज देना होगा। समझ पा रहे हैं, है ना, कि ये 72.8% हो गया। अब आपको क्या देखना है कि भाई उन दोनों से 67,522 रुपए मिले। तो अगर आप ये बोलो कि 67,522 रुपए मिले होंगे, तो 67,522 में से 40,000 रुपए तो मूलधन का है, तो 40,000 रुपए मैंने घटा दिए। तो 40,000 घटाने के बाद ये बात मेरे को पता लग जाती है कि 27,522 रुपए बतौर ब्याज दिए गए होंगे। शायद आप मेरी बातों को समझ पा रहे हैं कि 27,522 रुपए बतौर ब्याज दिए गए होंगे। ठीक चल रहे हैं हम लोग। अब देखो कि ये 66% का ब्याज है और ये 72.8% का ब्याज है। तो मैं ऐसे लिख सकता हूं इसको कि 66 प्लस 8.8%। क्या मैं लिख सकता हूं कि नहीं? बोलो यस और नो। अगर मैं ऐसा चाहूं कि भाई ये तो 66% है ना, तो मैं 72 को 66 प्लस 8.8 लिख लेता हूं। क्या मैं लिख सकता हूं कि नहीं? अब मैं ऐसा सोचता हूं कि अगर 40,000 रुपए में गोलू भी 66% ही ब्याज देते और ये भी 66% ही ब्याज देते, तो मैं ऐसा कह सकता था कि जब गोलू भी 66% ही देते और वो भी 66% ही देते, इसका मतलब ये माना जाएगा कि साहब टोटल पे ब्याज हमने 66% का दिया है। शायद आप मेरी बातों को समझ पा रहे हैं। तो अब आप ऐसा करेंगे कि 40,000 का, ये जो 40,000 है, इसका 66% आप निकाल लेंगे। तो 66% आप जैसे ही निकालेंगे तो 6 चौका 24 और 6 चौके 24 और 2 कितना 26, है ना, और 2 जीरो यहाँ पे लगा दिया। मतलब अगर दोनों जने 66% देते, है ना, ये भी 66% देते और वो भी 66% देते, तो 66 सॉरी भैया, ये 8.8 नहीं बल्कि 6.6 है। यस गलती हो गई मेरे से गलती हो गई। ये 6.8% है, मैंने घटाने में गलती कर दी, है ना।
तो अगर आप दोनों को 72.8 कैसे कर दिया भाई, अभी मैंने तेरे को बताया है मनोज, है ना, अभी मैंने यहाँ पे लिख के बताया है कि 20% के हिसाब से 72.8 कैसे हो गया। पूरा कंपाउंड इंटरेस्ट पढ़ने के बाद अगर कोई बच्चा ये सवाल करता है कि 20% के हिसाब से 3 साल का 72.8 कैसे हो गया, तो इसका मतलब साफ और साफ है कि उसने एक भी बार पिछली चीजों को देखा नहीं होगा, है ना। क्योंकि अगर एक भी बार अगर उसने देखा होता तो ऐसा सवाल उसने नहीं करा होता, है ना। ये जबानी आना चाहिए कि 72.8 हो गया। 20-20 के हिसाब से 2 साल का 44 हो गया, 44 या 20 जोड़ दोगे तो 72 आ जाएगा। अगर आप सिंपली जोड़ते हैं इसका मतलब आप पहली बार क्लास में आए हैं, है ना, जबकि ये अंतिम क्लास है। 72.8% जिस कॉपी में आप पढ़ रहे हैं, शायद आप एक पन्ने ही पीछे करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि 20% के हिसाब से 72.8% कैसे होता है ना। ठीक है, तो अगर 66% इससे भी लिया होता ब्याज और 66% इससे भी लिया होता तो 26,400 रुपए निश्चित रूप से हमें ब्याज देने पड़ते, लेकिन हमने ब्याज कितने दिए, 27,522। तो मैं ऐसा करता हूं, इस 26,400 को घटा देता हूं। तो जैसे ही मैं 26,400 को घटाऊंगा तो ये बात मेरे को पता चलेगी कि 1122 रुपए, है ना, 1122 रुपए का मेरे को एक्स्ट्रा ब्याज मिल गया, है ना, एक्स्ट्रा ब्याज मिल गया। और 1122 रुपए का जो एक्स्ट्रा ब्याज मिला है वो इसलिए मिला होगा क्योंकि गोलू ने जितने भी पैसे लिए हैं उसमें 6.8% का ब्याज ज्यादा दिया है। तो 6.8% इज इक्वल टू आपको लिख देना होगा 1122। शायद आप मेरी बातों को समझ पा रहे हैं, है ना। तो 1% की वैल्यू अगर निकालोगे तो ये आ जाएगा इतना, तो 100% निकाल दोगे तो गोलू के पैसे आ जाएंगे। मतलब इस पॉइंट को हटा के ये 0 लगा दो और 17 चौका 68 और 17 छक्का 102 और 17 छक्का 102। शायद समझ रहे हैं बात को। और इसको काट दिया 250 बार में, तो आप 66 गुना 250 बोले तो मैं कह सकता हूं, एक 0 दे दो यहाँ पे, इसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं, 25 छक्के 150, 150 में 0 आ गया, 15 आ गया कैरी, फिर 25 छक्का 150 और 150 में 15 और जोड़ दो, मतलब 165 हो गया। ये इतना बात पता लग जाती है कि गोलू को 16,500 रुपए दिए गए हैं। अगर गोलू को 16,500 रुपए दिए गए हैं तो 40,000 में से 16,500 को आप घटा सकते हैं, बहुत बड़ी बात नहीं है। 40,000 में से 16,500 रुपए अगर आप घटाएंगे तो ये पैसा आएगा 23,500। मतलब बीमल को जो ब्याज दिया गया है वो 23,500 रुपए उधार के पैसे दिए गए हैं। शायद आप मेरी बातों को समझ पा रहे हैं, है ना। विशाल यदुवंशी 6.8 बताइएगा सर। यार 72.8 में से 66 को घटा लो। अगर मैं 72.8 में 66 प्लस 6.8 लिख रहा हूं तो ये भी बताने की जरूरत है। आप बताओ ना। मिटाता हूं एक बार। क्वेश्चन नंबर 699 लगाइए। अच्छा, आपकी पहली क्लास है तो सिंपल इंटरेस्ट से अभी 2-4 क्वेश्चन चल लेने दो, है ना। तो 2-4 क्वेश्चन अगर आपका और हो जाएगा तो आप सिंपल इंटरेस्ट से बात को समझने लगेंगे, ठीक है। अब ये अंतिम की क्लास है और वो भी 15 मिनट ज़्यादा से ज़्यादा चलनी है, कंपाउंड इंटरेस्ट की क्लास। तो आपको समझने में दिक्कत होगी, आप शुरू से वीडियोस को देखना तो आपको ये बात पता लगेगी।
बीमल और गोलू के पास समान रुपए हैं। देखो, बीमल नाम का एक लड़का है, बीमल, और एक गोलू नाम का लड़का है। ठीक है, गोलू नाम का लड़का है। दोनों के पास पैसे समान है। कहता है बीमल ने अपनी सभी राशि 2 साल के लिए 20% वार्षिक रूप से निवेश की और गोलू ने 20% चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 1/3 और शेष 2 साल के लिए साधारण ब्याज पे प्रति वर्ष 8% की दर से निवेश किया, तो 2 वर्ष के अंत में दोनों को समान राशि प्राप्त होती है ना। तो आपसे क्वेश्चन में पूछा हुआ है कि आपको बताना है कि आर का मान क्या है। ठीक है, 1 मिनट। देखो, बीमल और गोलू के पास समान रुपए हैं। बीमल ने अपनी सभी राशि को 20% पे निवेश कर दिया है। इसके पास मान लो x रुपए हैं, तो इसके पास भी x रुपए हैं। ठीक है, अब आप देखो कि ये 20% के हिसाब से फॉर 3 इयर्स है ना, 20% के हिसाब से 3 साल के लिए अपने पैसे को लगा रहा। ठीक है, आप गोलू जो है वो अपने 1/3 रुपए, तो 1/3 को अगर मैं 100 मानता हूं तो x को मेरे को 300 मानना पड़ेगा। मानते कि नहीं मानते इस बात को? अगर मैं 1/3 100 है तो पूरी राशि 300 होगी, मतलब को मैंने 300 रुपए मान लिए। सही जा रहे हैं ना? अब कहता है कि 1/3 20% चक्रवृद्धि ब्याज पे लगाया, तो अगर 20% इसने चक्रवृद्धि ब्याज पे लगा दिया 100 रुपए, है ना, और गोलू ने 20% चक्रवृद्धि ब्याज पर और 1/3 और शेष 2 साल के लिए साधारण ब्याज पे 8% की दर से निवेश किया। 2 साल का मामला है, मैंने 3 साल लिख दिया, 2 साल का मामला है। तो देखो, अब 2 साल में 20% चक्रवृद्धि ब्याज आपको जबानी याद होनी चाहिए, है ना। अगर आप प्रैक्टिस करेंगे तभी आपको फायदा होना है, और नहीं प्रैक्टिस करेंगे तो आप भूल जाएंगे। अब पॉइंट दिया 20 गुना 20 400, 0 दे दिया, 4 को कैरी ऑन किया, 20 20 40 4 44, मतलब आपको इफेक्टिव रेट 2 साल का 20% के हिसाब से कितना आएगा? 44% आएगा, है ना। ये आएगा कितना? 44%। क्वेश्चन को सर नीचे कर दीजिए थोड़ा सा। हाँ चलो, हटा दो ना क्वेश्चन को, ही हटा दो। हाँ, क्वेश्चन को हटा, है ना। 44% आ गया, बीमल का आ गया। अब देखो कि 20% के हिसाब से अगर इसने भी 2 साल के लिए लगाया है तो इसका भी इंटरेस्ट कितना होगा? 44% ही होगा। और शेष राशि को, मतलब जो 200 रुपए बचे हैं, इसको साधारण ब्याज पे लगाएगा। तो देखो, इसका जब टोटल पे 44% ब्याज मिल रहा, तो इसको भी टोटल पे 44% ही ब्याज मिलना चाहिए, तभी तो राशि बराबर होगी, है ना। तो 44% अगर मेरे को कमाना है 2 साल में साधारण ब्याज पे, तो 1 साल में रेट कितना होगा? मैं सीधा सीधा आंसर दे सकता हूं कि भाई शेष पैसे को वो 22% साधारण ब्याज पे लगा देगा, तो हमारी सिचुएशन बन जाएगी, है ना। बीमल ने अपनी सभी राशि 2 साल के लिए 20% वार्षिक रूप से निवेश की है। क्वेश्चन तो भाई चक्रवृद्धि ब्याज पे ही चल रहा ना है। अगर आपको ये हिंदी में जो हो रहा वो अंग्रेजी में देखेंगे तो बीमल इन्वेस्टेड ऑल हिज अमाउंट एट 20% कंपाउंडेड एनुअली फॉर 2 years। दे तो रहा, समझ पा रहे ना, दे तो रहा। ये देखो 20% के हिसाब से 44% हो गया, ये बात क्लियर है।
अगर बीमल ने चक्रवृद्धि ब्याज पे 20% के हिसाब से 2 साल के लिए लगाए हैं तो इसको 44% ब्याज देना पड़ेगा। ठीक है, ये राशि जो x है उतनी ही राशि गोलू ने लगाया है, जिसको मैंने 300 मान लिया है। क्यों माना 300? क्योंकि इसका 1/3 मैंने 100 माना है। ठीक है, तो 100 रुपया अगर 20% चक्रवृद्धि ब्याज पे हम लगाएंगे तो यहाँ पे हमारा ब्याज 44% होगा चक्रवृद्धि ब्याज पे, और जो शेष राशि है मतलब 300 में से 100 रुपये मैंने लगा दिए, और जो 200 रुपये बचे हुए हैं उन 200 रुपये को मैं साधारण ब्याज पे लगा रहा हूँ। समझ पा रहे हैं, है ना? तो 44% अगर इस पे आ रहा तो 44% इस पे भी आएगा, तभी तो ये पूरा पैसा 44% पे लगा। अब 44% अगर साधारण ब्याज पे 2 साल के लिए लगाया जाएगा तो 1 साल के लिए रेट कितना होगा? 22% होगा कि नहीं होगा? अगर 22% होएगा तो मैं आंसर्स दे दूंगा और आंसर्स को बता दूंगा। निखिल, आपको क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? ने कमेंट किया है कि सर एक बार और दोबारा कीजिए। देखो, ये टोटल का पैसा 44% पे लग गया ना बाबू, 44% पे लग गया। गोलू का क्या है कि ये 1/3, तो 1/3 मैं 100 मान लेता हूँ, मान सकता हूँ ना? तो 100 मान लेता हूँ तो 20% अगर चक्रवृद्धि ब्याज से 2 साल के लिए लगाओगे तो 44% ब्याज मिलेगा। तो अगर 100 रुपये का 44% ब्याज मिल गया तो जो रिमेनिंग अमाउंट 200 रुपये बचे हैं इसको भी 44% पे डालना पड़ेगा, और 44% आपको ब्याज साधारण ब्याज पे लगाना है। तो कितने पे लगाओगे आप बताओ? 2 साल में 44% आपको गेन करना है, तो साधारण ब्याज तो हर साल बराबर होगा ना। तो 44 में 2 से डिवाइड करोगे तो क्या मैं आंसर्स नहीं दे सकता? क्लियर हुई मेरी बात? हो पा रही है? बदलिए इसको। देखो, क्वेश्चन पे आइए फिर से। क्वेश्चन नंबर 100, क्वेश्चन नंबर 100। कृष्णा ने 10,000 रुपए की 2 राशि अलग अलग बैंकों में लगाई। अब ये देखो कि 10,000 रुपए लगा दिया इसने, ठीक है, और 2 अलग अलग बैंकों में लगाई है इसने, है ना? 2 अलग अलग बैंकों में लगाई है। एक बैंक है HDFC, एक बैंक जिसका नाम दिया इसने HDFC, ठीक है, एक बैंक जिसका नाम दिया है इसने HDFC, और दूसरा बैंक दिया है जिसका नाम है PNB, ठीक है। 2 बैंकें हैं, इसको 14% पे लगाया है और इसको 11% के वार्षिक ब्याज दर से निवेश किए गए। यदि 2 वर्ष में प्राप्त ब्याज 2726 रुपये है ना, 2726 रुपये है, तो आपसे पूछा हुआ है कि बताइए कि HDFC में कितना निवेश किया गया। देखो, ये NTPC में आया 2017 में, कंपाउंड इंटरेस्ट का क्वेश्चन है। अब आपको क्या करना है कि इस पे इस पे 14% के हिसाब से लगाया है, तो 14% के हिसाब से 2 साल का निकालो। 14 गुना 14 196, मतलब ये 96 हो गया, 1 कैरी ऑन हो गया इस साइड के लिए। 14 14 28 1 कितना हो गया? 29 हो गया। मतलब हम 2 साल में HDFC में प्राप्त करेंगे 29.96%। समझ पा रहे हैं आप बात को? 14% के हिसाब से। और PNB में मैंने लगाया है 11% के हिसाब से। पॉइंट यहाँ पे दो, 11 गुना 11 121, मतलब ये 21 हो गया, 1 को कैरी किया इस साइड के लिए, 11 11 22 1 कितना? 23 हो गया। तो 23.21% हो गया ये वाला मामला, ठीक है, कि HDFC से उसे 2 साल में इतना मिल रहा होगा और PNB से मिल रहा होगा 23.31%। समझ पा रहे हैं बात को? अब
10,000 रुपए पे 2726 रुपए का ब्याज हमें मिला है। तो 2726 रुपए का ब्याज अगर हमें 10,000 रुपए पे मिला है ना, तो ये इसका कितना परसेंट के बराबर है? तो इसको कैंसिल कर लोगे और 100 में इससे डिवाइड करोगे तो पॉइंट आ जाएगा। मतलब मेरे को ओवरऑल ब्याज मिला है 27.26%। तो इसको मैं लिख देता हूं 27.26% ओवरऑल। ठीक है, अब देखो कि मैंने आपको बताया तो नहीं है अभी एलिगेशन, लेकिन इतना छोटा एलिगेशन है कि इसे आप समझ पाएंगे, है ना। इसे आप बड़ी आसानी से समझ पाएंगे कि भाई HDFC से 29.96% मिल रहा और PNB से मेरे को 23.21% मिल रहा और ओवरऑल मेरे को 27.26% मिल रहा। अगर मैं एलिगेशन को लगाता हूं तो एलिगेशन कहता है कि साहब एक बार क्वेश्चन हटा दीजिए, एक बार क्वेश्चन को हटा दीजिए। हाँ, एलिगेशन कहता है कि तिरछा तिरछी घटा कर दो। तो 29.96 में से इसको घटाओगे तो यहाँ पे 96 में से 26 जाएगा तो ये आ जाएगा 70 और 29 में से 27 जाएगा तो ये आ जाएगा 2, मतलब 2.70 आ गया। और अगर इसको घटाओगे तो 0.05 और 27 में से 23 को घटाओगे तो ये आ जाएगा 4। मतलब इस अनुपात में पैसे लगाए गए होंगे। अगर इसको हटा देते हो और इसको भी हटा देते हो, 2 के बाद पॉइंट है, 2 के बाद पॉइंट है, तो 135 से अगर आप इसको काटेंगे तो ये रेशियो बनेगा 3:2 का बनेगा ना। कि साहब इसका मतलब ये है कि HDFC में 3 रुपए लगाए गए हैं तो इसमें लगाया गया है 2 रुपए। क्वेश्चन नंबर 98 की तरह भी बनाया जा सकता है, नागेंद्र जादव ने बोला है, लेकिन ये भी पॉइंट में है बाबू और ये भी पॉइंट में है, तो पॉइंट निकालना ही मुश्किल हो जाएगा आपका। समझ रहे हैं ना, पॉइंट निकालना ही मुश्किल हो जाएगा। तो जो चीज जैसे जा रही है वैसे ही जाने दो, है ना। 3 2 5, 5 यूनिट की वैल्यू कितनी है? 10,000। तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी? 2,000। सही जा रहा है ना। तो इसका मतलब है कि HDFC में अगर पूछेगा तो हमारा आंसर होगा 6,000। अगर पूछेगा कि PNB में कितना है तो हमारा आंसर होगा 4,000। मतलब मैं कह सकता हूं हाँ 98 की तरह निकल हो सकता है, लेकिन चूंकि ये भी पॉइंट आता था ये भी पॉइंट आता था, इसलिए मैंने आपको ये बातें समझा दी कि ये एलिगेशन से बनाना ज़्यादा बेटर है। इस तरह का जब जो दोनों में पॉइंट आ रहा तो एलिगेशन से बनाना ज़्यादा बढ़िया आपको माना जाएगा, है ना, ज़्यादा अच्छा लगेगा। मतलब हमें तो टाइम बचाना है ना, हमें तो ऐसे कंपटीशंस को देना है जिसमें बनाने की महत्ता नहीं है बल्कि उसको तेजी से एक्यूरेट बनाने की होती है ना। तो उस स्थिति में एलिगेशन से भी बना लो या 98 की तरह भी बना लो, अगर दोनों में देख लो आपको जो टाइम बचाता है वही आपका सबसे बेस्ट तरीका है ना। तो बनाया तो जा सकता है दोनों तरीके से, है ना, लेकिन मेरे को लगता है कि वैसे बनाने में थोड़ा सा टाइम ज़्यादा कील होगा। तो मैंने आपको ये बता दिया कि एलिगेशन से ही बनाना हाँ आना हर तरह से है, जिसमें टाइम कम लगेगा उसको ज़्यादा बेटर माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 101, क्वेश्चन नंबर देखो, ये भी एनटीपीसी में ही आया 2017 में। आप समझ पा रहे हैं कि क्वेश्चनों के लेवल कैसे बढ़ पा रहे हैं। कहता है एक धनराशि x% वार्षिक दर से x% वार्षिक दर से 84/x वर्षों में इतने ईयर्स में 3 गुना हो जाती है। ठीक है, मतलब जो रेट है उस रेट से अगर 84 में डिवाइड करोगे तो वो 3 गुना हो जाएगी, ऐसा बताया गया है। अब कहता है कि यदि 12,000 रुपये 7% वार्षिक दर से 24 वर्षों के अंत में कितनी धनराशि प्राप्त होगी। ठीक है,
तो अगर हमारा रेट 7% दिया है, 7% दिया है, तो इसका मतलब हम समझ पाएंगे कि 84 में 7 से अगर भाग दोगे तो इतने ही साल में ये 3 गुनी होगी, तो 12 सत्ते 84। मतलब आप ये बोलेंगे कि भाई पक्के तौर से ये राशि 12 साल में 3 गुनी हो जाती है। अब बताओ कि 3 गुनी होने का मतलब है कि 1 रुपया हो गया कितना, 3 रुपया। इसमें टाइम कितना लगा, 12 साल, है ना। इसमें टाइम कितना लगा आपको बताइए, 12 साल। तो अगर ये 12 साल में 3 टाइम्स हो रहा तो 3 भी इसका मतलब है कि 3 टाइम्स हो जाएगा, इन द सेंस 9 टाइम्स ये राशि हो जाएगी कितने में, अगले 12 साल में। तो 12 साल 12 साल 24 साल में इसका मतलब है कि पैसा 9 गुना हो जाएगा, समझ रहे हैं ना। तो इसका मतलब है कि अगर हम इस एक की जगह पे 12,000 रख दे, एक की जगह पे कितना रख दे बाबू, 12,000, तो 24 साल में ये 9 गुना हो गई। मतलब 12,000 का 9 गुना आपको निकालना पड़ेगा। तो 12,000 का 9 गुना अगर आप निकालोगे तो शायद 1,08,000 रुपए आएंगे। आप शायद समझ पा रहे हैं, हमारा आंसर निकल चुका है और हम आंसर्स को दे चुके हैं 1,08,000। नागेंद्र जादौन, आपने गलती कर दी भैया, आप 3 गुना मार दिए, थोड़ा सा क्वेश्चन को शॉर्ट में खींच दिया आपने। आपको लगा यार 12 साल में हो रही है तो 3 गुना मार दो, 12 36। नहीं नहीं, बना के प्रॉपर वे में उसको चेक करेंगे ना, प्रॉपर वे में चेक करेंगे। समझ पा रहे हैं हमारी बात को, आ रही क्लियर। चलो चलिए क्वेश्चन को देखिए। क्वेश्चन नंबर 102। क्वेश्चन नंबर 102। 18,000 रुपए की राशि 10% वार्षिक दर से चक्रवृद्धि ब्याज पे उधार ली जाती है, तो तीसरे वर्ष और चौथे वर्ष के ब्याजों में अंतर कितना होगा। अच्छा एक बात बताओ, अगर मैं 100 रुपए की राशि लेता हूं, 100 पे परसेंट निकालना थोड़ा आसान होता है, बाद में हम 18,000 से रिलेट करा देंगे, ठीक है। तो 10% के हिसाब से पहले साल का ब्याज कितना हो गया, 10 रुपया फर्स्ट ईयर। सेकेंड ईयर का ब्याज कितना हो गया, इसका तो 10 और इसका 10 का 10% 11 होगा। मतलब दूसरे साल हमें ब्याज कितना मिलेगा, 11 रुपए। अब तीसरे साल आओ, इसका तो 10 मिलेगा ही मिलेगा, और ये जो 21 है ना, ये 21 है, इसका भी 10% मिलेगा। जैसे मान लो यहां पे 10% के हिसाब से दूसरे साल का 21% मिलेगा ना भैया, बोला हाँ। अब तीसरे साल का अगर आप ऐसे करके निकालोगे तो तीसरे साल भी निकलना बहुत आसान है ना। पॉइंट के बाद 2 पेयर दिए, तो पॉइंट के बाद 2 पेयर दिए, ठीक है। और पॉइंट के बाद जैसे ही हमने 2 पेयर दिए तो इसका क्यूब करा, तो इसका क्यूब 1000 आ गया, 0 0 दे दिया, 10 को कैरी ऑन किया इस साइड के लिए, इसका स्क्वायर करके 3 गुना किया, 100 या 300, 310 हो गया, है ना। 3 को कैरी ऑन किया, 10 10 10 30 हो गया, और 3 23। मतलब मैं तीसरे साल ब्याज कहूंगा कि 33.1%, 3 साल तक मिल गया मेरे को। और अगर मैं चौथे साल भी यूज करता हूं, अगर मैं चौथे साल भी यूज करता हूं, तो मैं 10% के हिसाब से चौथे साल का 10 10 10 10, तो 2 साल का जोड़ने पे 21% आता है। ये बात आपको शायद मालूम होगी ना। और इनको जोड़ना है, तो 21 गुना 21 441 हो गया। 41 को कॉमन इस साइड रखा, 4 को कैरी ऑन किया, 21 21 42 और 4 हो गया 46। मतलब इतना परसेंट 4 साल का मामला हो गया, ठीक है, इतना परसेंट मिलेगा। अब देखो पहले साल हमें मिला कितना, 10%।
2 साल में मिला 21%, मतलब दूसरे साल हमें कितना मिला भैया? 11% मिला ना। इसमें से इसको घटा दो, कितना मिला? 11%। अब देखो कि ये दोनों में से घटाओगे तो तीसरे साल मिलेगा, तो 33.1 में अगर घटाओगे तो ये आ जाएगा 12.1%। शायद आप मेरी बातों को समझ पा रहे हैं। और इसमें से अगर इसको घटाओगे तो ये आ जाएगा 13.31%। समझ रहे हैं ना बात को? मतलब ये आ गया, ये हो गया फर्स्ट ईयर, ये हो गया सेकंड ईयर, ये हो गया थर्ड ईयर, ये हो गया फोर्थ ईयर। समझ रहे हैं बात को? अब कहता है तीसरे और चौथे वर्ष के ब्याज में अंतर कितना है, तो यही पूछ रहा ना आपसे, बोलो हाँ या ना। तीसरे और चौथे वर्ष के ब्याज में कितने का अंतर है ना? तो आप खुद देखिए, ये दूसरे साल, ये पहला साल, ये दूसरा साल, ये तीसरा साल, ये चौथा साल। तो इन दोनों में जब घटा दोगे तो डिफरेंसेस आ जाएंगे कि नहीं आ जाएंगे? 13.31 माइनस 12.1 बोले तो 1.21%, यही तीसरे और चौथे साल का डिफरेंसेस है। अब 18,000 का 1.21% अगर आप निकालोगे तो ये पॉइंट से पॉइंट गया, इसको हटा दिया, ये पॉइंट ऐसा रख के आ गया यहाँ। 18 गुना 12 216, 217.8, 217.8। क्लियर हुई मेरी बातें? एक बार मेरे को कमेंट करके बताइए क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। नागेंद्र ने आंसर निकाल दिया है, अजय कुमार यादव ने निकाल दिया है, बाकी लोग क्या कर रहे हैं? निखिल ने भी निकाल दिया। क्लियर हो गई ना? मैटर्स तो क्लियर है ना? ये क्या है कि कंपाउंड इंटरेस्ट को ध्यान से देखने की जरूरत है ना? ध्यान से देखने की जरूरत है। देखो मैथ्स में नहीं भाई, हमारे भोजपुरी में है ना एक कहावत प्रचलित है ना? भोजपुरी में एक कहावत प्रचलित है, आपको शायद जो भोजपुर के हैं वो जरूर जानते हैं, लेकिन भोजपुर के जो नहीं हैं, जैसे ये चिरंजीत सिंह गुर्जर यहाँ नहीं होते है ना, ये लोग जो हैं वो नहीं जानते। उसमें क्या कहा जाता है भोजपुरी में कि सब कुछ पियवे है नो, पियवा मने का है नो। भोजपुरी में कहावत आती है कि सब कुछ पियवा है, पीवा मने का, पी है ना। मैथ्स में ये इंप्लीमेंट होता है भाई, मैथ्स में भी इंप्लीमेंट होता है। पी फॉर प्रैक्टिस। अगर आप मैथ्स की प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो आपका दिमाग चाहे जितना अच्छा हो, आज मैं बताऊंगा, कल 80% आप भूल जाएंगे है ना, भूल जाएंगे। फिर दूसरे दिन जो 20 बचेगा उसका 80% भूल जाएंगे, तो 16 खत्म हो गया, मतलब आपके पास सिर्फ 4 बचा। मास्टर ने आपको बताया 100, लेकिन आपके पास 2 दिन ही आपने प्रैक्टिस नहीं किया, तो आपके पास सिर्फ 4 बचा है। समझ पा रहा हूं? हाँ भाई, ग्वालियर से हैं, ग्वालियर दिल्ली में ही हैं आप लोग, मैं समझ पा रहा हूं है नो। तो प्रैक्टिस मैथ्स में बहुत जरूरी है, बहुत ज्यादा जरूरी है ना। इसको भोजपुरी में पियवा बोलते हैं। हाँ, बिंड से हैं, चलो ठीक है। प्रैक्टिस इतनी जरूरी है, अगर मैंने आज आपको बताया उस चीज को, अगर रात को ही आपने ध्यान से नहीं दिया तो सुबह आते आते आप कुछ भूलने लगते हैं है ना। तो प्रैक्टिस जरूरी है। ये पी क्या है? ये पंचुअलिटी है ना, ये पंचुअलिटी है। आज मैं रात को बैठ के है ना, 8 घंटे मैथ पढ़ूंगा, फिर अगले हफ्ते 8 घंटे मैथ पढ़ूंगा, बीच में नहीं पढ़ूंगा है ना। आप मैथ सीख नहीं सकते, आपका कॉन्फिडेंस लेवल हाई नहीं हो सकता कभी भी। क्यों? क्योंकि आप पंचुअल नहीं है। आप 1 घंटे ही पढ़ो, लेकिन रोज पढ़ो। ये पंचुअलिटी है, ये मैथ्स के लिए जरूरी है। और ये पेशेंस है ना, ये पेशेंस है
कि आपको मैथ सीखने के लिए धैर्य रखना बहुत जरूरी है ना। धैर्य रखना बहुत जरूरी है। भोजपुरी की कहावत है कि आप पियवा को छोड़ के नहीं जा सकते, वैसे ही मैथ्स की कहावत है कि अगर आपके पास 3P का कॉम्बिनेशन बन गया, प्रैक्टिस, पंक्चुअलिटी एंड पेशेंस। मैं ये नहीं कहता कि आप बहुत ज्यादा मेहनत करो, मैं ऐसा कभी नहीं कहा, है ना। आपके जवानी के दिन हैं, पढ़ने में आप बहुत ज्यादा टाइम को वेस्ट नहीं कर सकते, लेकिन आपको प्रैक्टिस करनी जरूरी है ना। जो चीज मास्टर ने बताया है उस चीज को प्रैक्टिस में ले आया जाए। ये ना कि एक बार में नहीं आती समझ में, फिर उसको दूसरी बार समझा जाए, फिर वीडियोस देखे जाएं, मतलब उसको किसी भी हालात में हम अपने कब्जे में करें, किसी भी हालत में कब्जे में करें। यस, देखो निखिल, मैं जानता हूं, मैंने वहां दिल्ली में बहुत दिन पढ़ाया है, पूरी जवानी काटी है, तो मैं जानता हूं, है ना, कि वहां दिल्ली में तो बच्चे नौकरी के लिए पढ़ते हैं, लेकिन हमारे यहाँ जो है ना छोटे शहरों में ये सब किस्मत के भरोसे चल रहे हैं, है ना। ये इनको खुद ही कॉन्फिडेंस नहीं है कि मेरी नौकरी आ जाएगी। एसएससी की नोटिफिकेशन आ चुकी है, एसएससी की नोटिफिकेशन आ चुकी है, लेकिन ये कहते हैं किस्मत साथ देगी तो नौकरी हो जाएगी, है ना। ये नोट्स बहुत जरूरी है। पूछो, एक ने भी नहीं बनाया होगा, एक ने भी नहीं बनाया होगा। तो जब अगर हमको अपने ऊपर ही कॉन्फिडेंस नहीं होगा तो दिक्कत होगी ना। अक्टूबर में 2019 मेंस है और CHSL भी आ गया है ना, जो अगस्त में ही है। मतलब लॉकडाउन में जिसने लॉकडाउन को मनाया है वो एक बार खत्म हो चुका है। मैं एक बिहार के छोटे से गांव से पढ़ा रहा हूं भाई, शायद आप उसको नहीं जानते, पटना से 60 किलोमीटर दूर गांव है, वहां से मैं पढ़ा रहा हूं। अगर आपने श्रेया बनाया है तो बहुत ही अच्छी बात है ना, बहुत अच्छे। असली गुरु दक्षिणा यही है, असली गुरु दक्षिणा। आप जानते हैं ना 500, 1000 या 1500 रुपए की क्या औकात है, शायद आप जानते हैं, एक मजदूर एक दिन में कमा लेता है ना। असली चीज है कि मैंने आपको जो बताया है उस चीज को, एक एक बातों को यदि करिए। सर डाउट की व्यवस्था करवाई आपने? अच्छा, डाउट कितना दिन में? अरे रोज लगाओ ना, कंपाउंड इंटरेस्ट खत्म हो गया। कल एक बार हाँ कृष्णा जी, डाउट का एक सेशन रख लेते हैं दिन में कभी, है ना। दिन में डाउट का एक सेशन रख लेते हैं। जिन जिन बच्चों को कंपाउंड इंटरेस्ट में डाउट है वो कल एक सेशन रहेगा 1 घंटे का, दिन में कभी भी आप सामने सामने आके डाउट पूछ सकते हैं। हमारे ऐप पे ये फैसिलिटी है कि आप भी सामने होंगे और हम भी सामने होंगे। मोबाइल के खाली कैमरे आप ऑन कर दीजिएगा, है ना। माता रानी सबके ऊपर कृपा हो उस भगवती की जिन लोगों ने नोट्स को बनाया है, अनु। चलो, कैलकुलेशन भी ठीक होगी श्रेया, आप चिंता नहीं करो, रात दिन पढ़ो। लड़कियों को पढ़ना ज्यादा जरूरी है लड़कों के हिसाब से। क्वेश्चन आइए, एक निश्चित राशि पर 2 वर्षों के चक्रवृद्धि और साधारण ब्याज का अंतर इतना है, इसी प्रकार तीसरे वर्ष इतना है, तो मूलधन की राशि बताओ। कितने क्वेश्चन बचे हैं अभी? हैं? बाबू एक बात सुनो कि ये प्रिंसिपल अमाउंट होता है, आपको याद होगा। ऐसे हम लोग 3 साल के बनाते थे ना, और रेट को ऐसे बनाते थे। पहले साल का ये इंटरेस्ट आता था, ऐसे होता था। रेट को हम लोग ऐसे फ्रैक्शन में करते थे, फिर रेट को मैं फ्रैक्शन में करता हूं, ये भी बराबर आता था चूंकि प्रिंसिपल का होता था। और ये एक बार ऐसे डिफरेंस आता था, आपको याद आ रहा है पहली बात। और फिर से आप ऐसे करके ये वाली चीज लिखते थे, ये तीनों बराबर होता था। और ये भी एक डी जैसा देता था, ये भी एक डी जैसा देता था, और ये एक स्मॉल डी जैसा देता था। क्या आपको ये बातें याद आ रही हैं? बोलो हाँ या ना।
आ रही है याद? ये आ रही है ना? अब एक बात बताओ, क्वेश्चन में कहता है कि 2 वर्षों के लिए चक्रवृद्धि और साधारण ब्याज का के बीच का अंतर 36 रुपए है, ठीक है, और इसी प्रकार तीसरे वर्ष के लिए इतना है ना? तो आपसे पूछता है कि मूलधन ज्ञात करें यदि ब्याज की दर चक्रवृद्धि है, ठीक है। बाबू इसको बात को ध्यान से देखो, 2 साल में डिफरेंस कौन होता है मेरे को समझाओ पहले। ये वाला होता है कि नहीं? होता है ना ये वाला, ये बात मानते ना? तो इसका मतलब ये है कि इस डी की वैल्यू कितनी दी गई है बाबू बताओ? डी की वैल्यू दी गई है 3600। क्या आप इससे इत्तेफाक रखते हैं कि 2 साल का डिफरेंस सिर्फ डी होता है जिसकी वैल्यू दी गई है 3600? तो बताओ इस डी के जैसा ही ये वाला भी आता होगा 3600, ये वाला भी आता होगा 3600, और 3 साल में डिफरेंस यही होता है ना। तीसरे साल का डिफरेंस क्या होता है बाबू बताओ? तीसरे वर्ष के लिए इतना। तो अब आप खुद बताओ कि 7740 है, 7740 है, तो 36 दूनी 7200 घटाओ इसको, तो 7200 घटाओगे तो ये आ जाएगा 540 आएगा ना। तो ये 540 कौन सा है आप बताओ? ये स्मॉल डी है कि नहीं? 540 बताओ ये है कि नहीं? है ना 540 ये। अब एक बात बताओ, सुबोध सिंह 3D प्लस डी होता है 3 वर्ष का चक्रवृद्धि और साधारण ब्याज का अंतर, ठीक है, समझ रहे हैं बात को? एक बार मैं समझा लेता हूं, उसके बाद आपकी कंफ्यूजन को हटाता हूं। अब ये देखो, ये जो 3600 रुपए हैं इसी का तो ब्याज 540 होगा, तो 540 3600 का कितना परसेंट के बराबर है? तो इन दोनों 00 को हटा दो, 18 तिया 54, 30, 18 दूना 36, मतलब मैं कह सकता हूं कि हमारा रेट 15% फाइंड आउट हो चुका है। मैं कह सकता हूं है ना कि 15% हमारा रेट फाइंड आउट हो चुका है। अब एक बात बताओ, ये जो पहले साल का ब्याज होगा इसका 15% 3600 होगा ना? बोला हाँ। तो यहां पे लिखो कि 15% की वैल्यू अगर 3600 के बराबर है तो 1% की वैल्यू इतनी है, तो 100% की वैल्यू कितनी होगी? 15 दूना 30, 15 चौके 60, मतलब यहां पे इंटरेस्ट आपका आ गया कितना? 24,000। समझ पा रहे हैं? अब ये जो 24,000 है ये मूलधन का 15% है कि नहीं? तो 15% मूलधन का 24,000 है, 24,000 है, तो 1% इतना होगा, तो 100% इतना होगा। 15 कम 15, 15 छक्का 90, 00, मतलब मैं कह सकता हूं कि इसमें प्रिंसिपल की राशि 1,60,000 रुपए होनी ही चाहिए। समझ रहे हैं हमारी बात को कि 1,40,000 रुपए ही होनी चाहिए। एक बार सर क्वेश्चन को हटा दीजिए और मैं बच्चों से थोड़ा बात कर लूं। हाँ भाई सुबोध सिंह, आप देखिए मैं आपको समझाता हूं। आपने निश्चित रूप से कहा है कि 3D प्लस स्मॉल डी होता है। नहीं, आप बिल्कुल सही जा रहे हैं, आप बिल्कुल सही जा रहे हैं, है ना। लेकिन एक बार मेरी बातों को समझने की कोशिश कीजिए। एक बार माता रानी नाम लीजिए और नहीं चिरंजीत भाई, आपका कॉन्फिडेंस किसी भी सूरत हाल में लूज नहीं होएगा, है ना। देखो, मैं आपको सारे चैप्टर्स में ऐसे क्वेश्चन बताऊंगा जिसमें आपके 2-4 क्वेश्चन नहीं बनेंगे। ग्वालियर से अगर आप हैं तो आप मेरे को जानते होंगे कि मैंने हमेशा क्वेश्चन जो एग्जामिनेशन के क्वेश्चन है उससे एक कदम ऊपर कोई क्वेश्चन पढ़ाए हैं। तो अगर मेरे क्वेश्चन नहीं बनते तो कॉन्फिडेंस लो करने की माता रानी कोई जरूरत नहीं है, है ना। आखिर हम लोग क्यों खड़े हैं? कॉन्फिडेंस देने के लिए ही तो खड़े हैं।
अब मैं आपको एक बार और समझाता हूं, जरूर आप बात को समझेंगे। देखो, मैंने आपको ये कहा कि 3 साल के फॉर्मेट में ये एक आई होता है, ये एक आई डी होता है, और तीसरे साल आई डी डी स्मॉल डी होता है, ऐसा होता है। अब कहता है कि दूसरे साल का अंतर 3600 है, दूसरे साल का अंतर 3600 है, मतलब इस डी की वैल्यू आ गई 3600। और तीसरे साल का अंतर, तीनों साल का नहीं, क्वेश्चन एक बार लगाइए सर, एक बार क्वेश्चन लगाइए। हाँ देखो, क्वेश्चन में देखो कि एक निश्चित राशि पर 2 वर्षों के लिए चक्रवृद्धि और साधारण ब्याज के बीच का अंतर 3600 है। ठीक है, वीडियो रुक गई। भाई निखिल 7 बजे कुछ यहां पे प्रेतात्माओं का वास है, तो ये थोड़ा सा रुक जाता है कि बहुत कोशिश की भाई, है ना। एमपीएसआई के लिए पढ़ रहे हैं ना, एमपीएसआई का माता रानी एक क्वेश्चन नहीं फंसेगा, आप चिंता नहीं करो, एकदम आराम से पढ़ो, विश्वास करो मेरे पे, है ना, विश्वास करो मेरे पे, मैं आपको क्लियर कराऊंगा। देखो, चक्रवृद्धि और साधारण ब्याज के बीच का अंतर 3600 है, मतलब ये डी की वैल्यू आ गई। ठीक है, और इसी प्रकार तीसरे वर्ष का अंतर, है ना, तीसरे वर्ष का, तीनों साल का नहीं भाई सुबोध, तीनों साल का अंतर जब होता है तो ये डी भी जुड़ जाता है, डी 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 स्मॉल डी। कहता है कि तीसरे साल का अंतर, तो तीसरे साल का अंतर डी प्लस डी प्लस स्मॉल डी। क्लियर है, डी प्लस डी प्लस स्मॉल डी, है ना। तो अगर ये 3600 है तो 3600 3600 7200 हो गया, 7740 दिया है, 7200 घटा है 540 हो गया, स्मॉल डी की वैल्यू हो गई 540 के बराबर। ठीक है, 540 के बराबर। जैसे ही मैंने इसको 540 बनाया तो मैंने सोचा कि 3600 का ही तो ब्याज 540 होगा, तो मैंने पहला काम किया, इंटरेस्ट रेट निकाल लिया मैंने, है ना, पहला काम किया कि मैंने इंटरेस्ट रेट निकाल लिया। ठीक है, जब इंटरेस्ट रेट मैंने निकाल लिया तो पता चल गया मेरे को कि 15% रेट है। अब मैंने सोचा कि भाई पहले साल जो मूलधन का ब्याज आया होगा तो ब्याज का ब्याज होगा 3600, तो इसका 15% 3600 होगा, तो 15% मैंने निकाला, 15% इज इक्वल टू दिस, तो 100% की वैल्यू। तो मेरे को लग गया कि पहले साल का ब्याज 24,000 आया होगा, और वो 24,000 मूलधन का 15% होगा, तो 15% बराबर 24,000, तो 100% बराबर 1,60,000 इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, हटाइए क्वेश्चन को, थोड़ा सा दिक्कत करता है 7 बजे। हाँ बाबू, थोड़ा सा आपका भी हो सकता है, यहां से अभी प्रॉब्लम्स नहीं दिखाई दे रही, हाँ तो थोड़ा सा एडजस्ट कर ले। अब वीडियो तो आपके पास हमेशा मौजूद रहेगी, जब आपको मन करेगा, आप जितने दिन कोर्स चल रहा, जब आपका मन करेगा फिर वीडियोस को देख लेंगे आप, है ना, देख के आप चीजों को क्लियर करेंगे। ठीक है, चलिए क्वेश्चन लगा दीजिए सर। ढाई वर्षों के लिए 15% प्रति वर्ष 4,096 रुपए की राशि चक्रवृद्धि ब्याज पे क्या होगी यदि ब्याज 10 महीने पे कंपाउंड होता है। देखो, 12 महीने के लिए कितना रेट है? 15%। 15% एनुअल रेट है, तो 1 महीने के लिए इतना रेट होगा बाबू, गलत है कि सही? तो 10 महीने के लिए पहले रेट निकालोगे कितना होगा? तो ये हो गया 5, ये हो गया 6, 2 से काट दिया, और इस 6 को काट दिया 2.5 से, मतलब मेरे को पता चल गया कि 12.5% रेट है ना। तो इस 12.5% को मैं लिख सकता हूं 12 सही 1/2%, क्या मैं लिख सकता हूं? और इसको 1/8 भी लिख सकता हूं, 12.5% को लिख सकता हूं ना 1/8? यस और नो? लिख सकता हूं ना? हाँ। अब एक बात बताओ, 2.5 साल में कितना होता है? 2.5 साल, 1 साल में 12 मंथ होते हैं, तो 12 मंथ पहले साल, दूसरे साल भी 12 मंथ, और 2.5 साल मतलब 6 मंथ। 12 12 24 अच्छे कितना?
30 मंथ हो गया। आप 30 मंथ, आप चूंकि मंथ में कंपाउंड कर रहे हैं तो 10-10 मंथ में कंपाउंड कर रहे हैं, मतलब कि 3 साल का मामला हो गया। तो 8 हो गया कितना? 9। 8 कितना हो गया? 9 हो गया ना, बोला ना। तो इसका मतलब 8 हो गया 9, 3 साल का मामला है, क्यूब हो गया, ये भी क्यूब हो गया। तो ये हो गया 512 और ये हो गया 729। मतलब मैंने ये बात जान ली कि साहब 15% अगर रेट है और 10, हाँ 3 साल 3 टाइम्स तो लिया ना, 2.5 साल मतलब 12-12 24 अच्छे 30, तो 30 महीना हो गया। 10-10 पे आप कंपाउंड कर रहे हैं तो 10 या 30, 3 साल का नहीं हुआ मामला। तो 8 हो गया 1 9, तो 8 9 हो गया, क्यूब दे दिया, क्यूब दे दिया, हो गया। मतलब 512 रुपए की राशि 729 रुपए हो गई। तो सीआई देखो, सीआई पूछा है ना, हाँ। तो 729 में से बाबू आपको 512 को घटाना पड़ेगा। तो ये हो जाएगा 7, ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा 2, मतलब 217 रुपए आपको ब्याज मिलेंगे। अब आप कहेंगे 217 ऑप्शन में ही नहीं है, 217 तो ऑप्शन में ही नहीं है। तो 217 इसलिए ऑप्शन में नहीं है क्योंकि मूलधन 512 थोड़ी है, मूलधन तो 4096 है। तो 512 यूनिट की वैल्यू 4096 के बराबर, तो 1 यूनिट की वैल्यू इतने के बराबर, तो 217 यूनिट की वैल्यू कितने के बराबर? समझ पा रहे हैं आप? देखो इसको 12 से काट लें, 12 3 अच्छा, एक ही बार कट जाएगा, 8 बार में यार क्या जरूरत है, 8 बार में काट दो। तो 8 7 56, 8 एकम 8 5 13, 8 दूनी 16 1 17। मतलब मैं कह सकता हूं कि ब्याज मेरा 1736 रुपए हो गए। एक बार और, नागेंद्र ने आंसर बना दिया है, बहुत बच्चों ने आंसर बनाया होगा, लेकिन मैं एक बार और बता देता हूं, हो सकता है मेरे बताने में दिक्कत हो गई हो। देखो रेट हमेशा एनुअल होता है, ये बात हमेशा ध्यान पे रखना है आपको। रोहित ने भी बना दिया, रेट हमेशा होता है, हाँ भाई सबने बना दिया, अजय कुमार जाधव ने भी बना दिया। रेट हमेशा एनुअल होता है, तो 12 मंथ के लिए 15% है, तो 1 मंथ के लिए 15/12 होगा। तो चूंकि आप 10 महीने में ब्याज को जोड़ रहे हैं, तो 10 महीने के लिए कितना होगा? तो आपने निकाल लिया 12.5% होगा। 12.5% को 12 सही 1/2 लिख सकते हैं, मतलब 1/8 लिख सकते हैं, लिख सकते हैं आप। अब आप देखेंगे कि 2.5 साल का है, तो 1 साल में 12 महीने, 1 साल में 12 महीने, महीने टोटल हो गया 30 महीने। जब 10-10 महीने पे आप ब्याज को कंपाउंड कर रहे हैं तो 10 से ठोक देंगे, तो आपको आएगा कि 3 स्लॉट गया होगा, नहीं 10-10 महीने का 3 स्लॉट गया होगा। तो 8 का क्यूब किया, 9 का क्यूब किया, मतलब ये 512 हो गया, ये 729 हो गया। मतलब 512 रुपए की राशि 729 रुपए हो गई। तो ब्याज कितना आया? तो दोनों को घटा दिया, यही हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट है। ये कितना हो गया? 217। अब हमने सोचा कि भाई 512 यूनिट की वैल्यू तो 4096 के बराबर दी है, तो 512 यूनिट की वैल्यू अगर 4096 के बराबर है तो 1 यूनिट की वैल्यू इतनी, तो 217 यूनिट की वैल्यू कितने के बराबर होएगी? हम आंसर्स को बता पाएंगे और कर पाएंगे। समझ पा रहे हैं बात को? क्लियर हो रही है हमारी? क्वेश्चन खत्म हो गए भाई। कंपाउंड इंटरेस्ट को मैंने खत्म कर दिया। मुझे लगा कि अब सिंपल इंटरेस्ट को कल शुरू करना चाहिए, है ना, क्योंकि 7:10 निश्चित रूप से क्लासेस हुई है, पोस्टपोन्ड हुई है। कल हम आधे घंटे पढ़ लेंगे, कल से फिर फ्रेश चैप्टर को शुरू करेंगे। सर पीडीएफ की जरूरत नहीं, कल मैं आपको सिंपल इंटरेस्ट को ये बताऊंगा, है ना, करना पड़ेगा। यस यस किरार साहब, ये सही है। हाँ हाँ, कल से हम एसआई करेंगे 3 या 4 क्लास, 4 क्लास में हम एसआई को खत्म कर लेंगे। 4 क्लास, बिल्कुल 4 से ज्यादा नहीं, है ना। सिचुएशन आती है यार बच्चों के साथ, तो 4 से वो 5 भी हो सकती है। मेरे को थोड़ा सा इसकी फ्री नहीं चाहिए। डिलीट हो रहे हैं? नहीं, डिलीट कहाँ हो रहे हैं? हो रहे हैं।
अच्छा बाबू, ठीक है बाबू, आपके कमेंट डिलीट हो रहे हैं, हम उनको सूचना देंगे। ये कृष्णा जी बता रहे हैं कि ये सूचना उनको पहले ही चली गई है, हम आपके प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे। और सीआई की प्रॉब्लम क्लास होनी चाहिए कि नहीं? एक बच्चा कमेंट कर रहा, लेकिन नहीं नहीं, हम लोग डिलीट नहीं कर रहे हैं अमित कुमार, हम लोग डिलीट नहीं कर रहे हैं, वो ऐप की थोड़ी सी फॉल्ट है भाई। अच्छा, कल डाउट क्लास रखते हैं 1 घंटे की? कितने बजे रखते हैं? बाबू आप 3 बजे रख दे, 3 बजे शाम को एक डाउट क्लास। जिन बच्चों को डाउट होगी वो बच्चे कल 3 बजे अपने ऐप को खोलेंगे और कंपाउंड इंटरेस्ट की जो डाउट होगी वो बातचीत के जरिए खत्म की जाएगी, पढ़ के नहीं। पढ़ के तो मैं पढ़ाऊंगा ना, पढ़ के तो मैं पढ़ाऊंगा, लेकिन 3 बजे से 4 बजे तक कल 1 घंटे की डाउट क्लास होगी जो बातचीत के जरिए खत्म की जाएगी। समझ पा रहे ना? आखिर मैं यहां से आपको बताना चाहता हूं, लेकिन आप उसको क्यों, क्या दिक्कत हो रही है कि नहीं समझ पा रहे हैं, ये हम बातचीत करके, है ना? हाँ, सारे बनेंगे निखिल, एक बार ध्यान पे रखियो। भोजपुर के लोग कहते हैं पियवा को जो ध्यान रखेगा, मतलब 3P, प्रैक्टिस, पंक्चुअलिटी एंड पेशेंस, अगर मैथ्स में हो तो कोई मद्दा नहीं बनता कि आप क्वेश्चन में सर लोन जेम का एसआई में ही हो जाता है। हाँ 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 हाँ, एसआई में हो जाता है बाबू, एसआई में हो जाता है। कल 1 घंटे हमारे बातचीत की क्लास होगी जिसमें हम ये सोच पाएंगे कि आखिर हम आगे की स्ट्रेटेजी कैसे बनाएं और कंपाउंड इंटरेस्ट के डाउट्स को कैसे कैसे खत्म करें। थैंक यू, गुड नाइट, नमस्कार।